दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर बीते 20 फरवरी से लगातार पूर्व सैनिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनके आंदोलनों में कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि समाज में जिस तरीके से वर्गीकरण है, भेदभाव है, उसी प्रकार सेना में भी भेदभाव हो रहा है। वो किस प्रकार का भेदभाव है, यही जानने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ नलिन तलवार जी हैं, जिनसे हम विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में और नज़दीकी से इसको समझेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आपके आंदोलन में उठ के आ रहा है कि ज़्यादातर जो जवान होते हैं, ज़्यादातर जवान जो होते हैं वो गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, लेकिन ये नज़र आ रहा है, ये उठाया जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी गार्ड के एजेंसियों का लाइसेंस नहीं मिलता क्या, और ये भी उठाया जा रहा है कि बड़े अधिकारियों को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? ये रूल एकदम गलत है, सरासर गलत है। जवान केपेबल है सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के, उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। हाँ, फ़ौज के अंदर अपने स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में आने के बाद कितने जवान हैं जिनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिन्होंने लाइसेंस लेके चला रहे हैं, जिन्होंने DGR से नहीं लिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट से नहीं लिए हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज खोल ली, वो कैसे काबिल हो गए? ये जो हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी इनके पॉलिसीज़ हैं। किस लिए? जवान रिटायर होता है, आप भी जानते हैं, 17 साल में। अफसर रिटायर होकर आता है 58-60 साल की उम्र में। उनको रिटायर होने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं, अपना बिजनेस है, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड की उनको लाइसेंस दिया जाता है, उसके साथ में उनको क्लाइंट भी दिया जाता है। अगर मैं जाके आज सिक्योरिटी एजेंसी खोलता हूँ तो मेरे को हर ऑफिस में दौड़ना पड़ेगा कि भाई आपको गार्ड चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। उसके लिए जैसे ही जवान इनको साथ में क्लाइंट दिए जाते हैं कि आपको 10 SBI बैंक दे दिए हैं, आपको इस फैक्ट्री के अंदर दे दिया है, आपको वहाँ दे दिया है, वो साथ में दिया जाता है। मतलब आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी है, सिर्फ पैसा डकारना है। और उसके अंदर जो जवानों को इनका जैसे स्टेट बैंक वगैरह के साथ जो पैक्ट होता है वो है 22,000 पर गार्ड। ठीक है जी, एक गार्ड को 22,000 रुपया देना है, और ये 8 घंटे की ड्यूटी का, इसे याद रखिएगा, 22,000 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब एक दिन के अंदर 8 या 24 3 गार्ड ड्यूटी करेंगे। ये करते क्या हैं? जवानों को 12 से 14,000 रुपया देते हैं, समझे? तो 8 से 10,000 रुपया तो वहीं अपनी पॉकेट में रख लिया। उसके बाद जवानों से 12-12 घंटे की ड्यूटी कराते हैं। वो अलग, वो आप खुद सोच लो, जहाँ 3 जवानों ने करनी थी वहाँ 2 जवान कर रहे हैं। इसी प्रकार जब रिटायर होके आता है जवान, ये DGR की और जो सैनिकों के लिए इन्होंने बना के रखे हैं अपने क्या कहते हैं, सैनिक वेलफेयर सेंटर वगैरह, वहाँ पे हम आके देते हैं अपना आने के बाद कि हम इसके साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पर ये जो है हमसे लिखवा लेंगे कि अपना बायोडाटा भर दो, कहीं कुछ होगा तो आपको बता देंगे। और जिस अफसर के सिक्योरिटी की जरूरत होती है सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड की, वो उनको फ़ोन कर देता है, कमीशन दे देता है, ये लोग पट्टे उठा के जवानों के नंबर उनको दे देते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि किसी अच्छी संस्थाओं से अच्छी जगहों पे उनको अपॉइंट करवाएं, उनसे जाके बातें करें। क्यों? वहाँ भी अधिकारी बैठे हैं, वो अधिकारी मिले, इनके लिए कुछ अच्छा करना नहीं और सारा कुछ उठा के इनको दे देना। मतलब पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा 100%, 100 से ऊपर है अगर हो सकता है तो। भ्रष्टाचार क्यों नहीं? जवान क्यों नहीं चला सकते भाई? आज की डेट के अंदर ऐसे ऐसे जवान हैं जो जज रिटायर हुए हैं, जो पुलिस के अंदर DG तक बने हैं, जो बैंकों के अंदर बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, जो IAS हैं, IPS हैं। कहाँ नहीं है जवान? एक चीज़ और इस आंदोलन में उठ के आ रही है कि जब कभी कहीं दुर्घटना होती है और कोई जवान अपाहिज हो जाता है, तो उसको ये कह के पेंशन दे दिया जाता है कि अब आपको आपका शरीर देश हित के लिए नहीं है, और उसको बीमा का जो लाभ है वो नहीं मिलता, जबकि बीमा का पैसा हर महीने कटता है। क्या ऐसा अफसरों के साथ भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बीमा है, जितने % डिसेबिलिटी होगी उसके हिसाब से बीमा का तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात जहाँ रही कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, तो हम सब भारत के नागरिक हैं, मानते हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। जो फौजी हैं वो बाहर से किराए के लोग नहीं हैं, हम सब भारतीय हैं।
और भारत सरकार ने 1995 में एक डिसेबिलिटी एक्ट है जिसके की तहत ये मतलब नहीं बना रहे थे, यूनाइटेड नेशंस की रिक्वायरमेंट थी, दूसरे देशों की, बड़े देशों की, तो उसके बाद बना था। उसके मुताबिक डिसेबिलिटी विल बी गिवन एज पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे आपको 20% डिसेबिलिटी है तो 20% डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट सेट कर दी कि 1500 रुपये देंगे महीने का। अगर आपको 70% है तो इतने हज़ार देंगे पर मंथ, अगर आपको 100% है तो इतने हज़ार देंगे पर मंथ। तो डिसेबिलिटी के हिसाब से वो पैसा भी बढ़ेगा, हर महीने आपको पैसा देंगे। और राज्य सरकारें इसी प्रकार देती हैं। मगर केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार नहीं कहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो उस अधिनियम को सैनिकों के ऊपर लागू नहीं कर रही। इसके लिए हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर भी डाला था, इसके लिए ह्यूमन राइट्स के अंदर भी डाला था। तो उन्होंने वहाँ से जो सरकार का जवाब है वो ये है कि ये आपका जो है कानून ठीक है, लेकिन भारतीय सेना के जो जवान और अफसर हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आते। इसके कारण क्या हो गया कि जो अब 7th पे कमीशन के अंदर इन्होंने जो परसेंटेज के हिसाब से जो दे रहे हैं वो एज़ पर रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के दे रहे हैं। लेंथ ऑफ सर्विस होगी तो ऑटोमेटिकली रैंक भी ज़्यादा है तो उसकी पेमेंट जो बेसिक पे है वो ज़्यादा होगी। अब इसे जैसे मेरे को 50% मिलती है, मेरे को 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो मेरे को जो 50% मिलती है वो मेरी बेसिक पे का 50% है। और वहीं पर जो भारत सरकार का जनरल अगर 50% डिसेबल है तो उसकी 2,50,000 रुपया बेसिक पेंशन है। कितना अंतर है? तो कितना हो गया? 1.25 लाख रुपये, मतलब 1.25 लाख का आधा मिलेगा। जबकि आपका भी शरीर का 50% है, उसका भी 50%। मेरे को ब्लड प्रेशर के कारण मिली हुई है, उसको भी ब्लड प्रेशर है। तो भी दवाई, कितना अंतर है? बात सुनिए ना, उसकी दवाई जो है सोने की गोलियों में, सोने की गोलियां नहीं होंगी, वही ऐसी पैरासीटामोल और जो भी एटेनोल और एनवास और ये और वो वही दवाइयाँ होंगी, जिनका कि भाव उसके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। अगर महंगाई तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। मगर ये जो अंतर है, एक सिपाही जिसको कि उसकी बेसिक पे 18,000 है, उसकी 50% जो होगी 4,500 बनेगी। 9,000 पेंशन होगी 50%, उसका 50% 4,500। 4,500 रुपया ब्लड प्रेशर के लिए उसको मिल रहा है हर महीने का। और जनरल को जो मिल रहा है वो 75,000 रुपया मिल रहा है। दवाई वही खानी है, खाना वही खाना है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर है तो अपने आप बोलते हैं तला नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वही चीज़ जवान को भी करनी है। वो कोई ऐसा नहीं कि 4,500 में जनरल मुर्गे पाड़ रहा हो। तो सरकार को कुछ इसके अंदर लाना चाहिए कि समन्वय बने। कुछ जो अधिनियम है उसके हिसाब से, हम ये नहीं कहते कि जनरल की कम कर दो, हम ये नहीं कह रहे, बराबर करो ना, अफसर की, जवानों की बराबर करो। ये कोई पेंशन की बात नहीं, ये हमारी डिसेबिलिटी है, अपाहिज हैं। इसके अंदर आप वो नहीं लेके आ सकते जो मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। मैं इसके बाद आता हूँ डिसेबिलिटी पेंशन है, तो मेरे को नॉर्मल डिसेबिलिटी बताइए। जो अपना उग्रवादियों से लड़ाई करते हुए घायल हो जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी की दोनों टांगें नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी इस तरीके से हैं, 100% डिसेबल हैं, उनकी पेंशन का सोचिए। अगर एक अफसर के दोनों टांग, दोनों हाथ नहीं है, एक जवान के नहीं है, तो किस काम के हैं? लेकिन उनकी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ये बात जो है जनरल रावत, जो लेट जनरल रावत, जो कि गुजर गए पीछे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, क्रैश में, तो उन्होंने भी मानी थी, 2017 की बात है शायद, उन्होंने भी मानी थी कि ये अंतर बहुत बढ़ गया है। क्योंकि उस साल जो है 2017 या 18 में सेना जो है डिसेबिलिटी ईयर मना रही थी, और हमने यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में 12-13 दिन तक इसी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भूख हड़ताल की थी। उसके बाद हम रक्षा मंत्री उस समय अपना निर्मला सीतारमन थी, उनसे भी जाके मिले थे। अभी आप चाहते हैं कि वो समानता का अधिकार होना चाहिए? समानता, देखिए समानता होनी चाहिए। जैसे ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर देखा जाता है कि किस उम्र का बंदा मरा है, वो कितना पढ़ा लिखा था, वो कितना कमाता था, उसके हिसाब से उसको मिलेगा पैसा। सेना के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना के अंदर जब आप घर से निकले हैं, आपको पता है आपका एक्सीडेंट होगा बाहर निकल के? नहीं, आप टक्कर मारने के लिए तो घर से नहीं ना निकलते।
अचानक हो जाती है, आप घायल हो जाते हैं, आप अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन सेना का जवान जब किसी ऑपरेशन के लिए बाहर निकलता है अपनी यूनिट से बाहर, काला पटका डाल के निकलता है। आपने देखा होगा जब भी जिप्सी निकलती है ऊपर LMG लगा रखी है, काला पटका बांधा हुआ, अपना कफन अपने सर पे रख के निकल रहा है। वो उसको पता है मैं जा रहा हूँ, अब डब्बे में वापस आऊँगा या मैं किसी लोगों के कंधे पे आऊँगा कि भाई हाथ पैर कट गए हैं, सब कुछ है, तो उस तरह से मेरे को उठा के लाएंगे, या मैं एकदम आराम से ज़िंदा वापस आ जाऊँगा, चलता दूसरों को उठा के लाऊंगा। उसको नहीं पता होता, लेकिन वो तैयार होकर जाता है डब्बे में आने के लिए, तभी तो उग्रवादियों से लड़ेगा। अगर डर के बाहर निकलेगा अपनी यूनिट से तो क्या लड़ेगा वो? उसको मोटर व्हीकल एक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जवान मरते हैं सबसे ज़्यादा। मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ, RTI के तहत हमने लिए हैं कि 2011 से 2017 तक ऐसे कुछ है, 5 साल का है, 16 तक 5 साल के फिगर्स हैं मेरे पास। कितने जवान मरे, कितने जवान घायल हुए, कितने अफसर मरे, कितने अफसर घायल हुए, कितने JCO मरे, कितने JCO घायल हुए। आप नंबर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है और जवान को क्या मिल रहा है। जो जवान मरता है यंग एज के अंदर बेचारे की डेथ हो जाती है, नई नई शादी होती है, 2-2 3-3 महीने, 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं। माँ बाप का बोझ उसके ऊपर पहले से होता है, क्योंकि जवान जो बनता है बहुत क्वालिफाइड होता है, उसके पास बहुत नॉलेज होती है, वो हर काम कर सकता है। लेकिन गरीबी, घर की परेशानी, वो कोचिंग नहीं ले सकता, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता दूसरों की तरह, उसके पास भी दिमाग है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाता। इसके लिए उस बेचारे को एज ए जवान भर्ती होना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखिए, उनका इतना जलील मत कीजिए जवानों को कि जवान की विधवा को कुछ नहीं मिल रहा, उसके मरने के बाद उसके परिवार की देख रेख उस औरत नहीं करनी है, उसकी विधवा नहीं करनी है। जो पैसा मिलेगा उसने, जो घर में उसके छोटे भाई बहन है, गरीबी तो पहले थी तभी तो ज्वाइन किया। सर एक बात और उठ के आ रही है कि जो मेडल्स मिलते हैं उसका वज़न में कोई कमी नहीं होती, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद यहाँ उठ के आ रहा है कि उस मेडल मिलने में भी जवानों और अफसरों के बीच में बहुत भेदभाव होता है। ये किस तरह का भेदभाव है सर? मतलब एक चीज़ होती है भेद और भाव, है ना, भेदभाव, भेद ही होता है, भाव तक तो पहुँचे मत, कोई है ही नहीं, सिर्फ भेद होता है जवानों के साथ। आप देखेंगे कि हमने सेना से, तीनों सर्विसेज से RTI डाला था कि जो गैलेंट्री अवार्ड है, ज़्यादातर गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम के अंदर जो होते हैं वो तभी दिए जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट किसी के अंदर किसी के अच्छा काम किया, उग्रवादी बहुत सारे मारे, उसके लिए देना, या जम्मू कश्मीर में, या अगर कभी नक्सल इलाके में सेना जा रही है तो वहाँ पर, इन सब को पीस टाइम चल रहा है, कोई लड़ाई नहीं चल रही है। तो उसके अंदर क्या है कि अवार्ड जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अफसर्स को मिल रहे हैं। 3% अधिकारी हैं, 97% जवान हैं, और जो मेडल हैं उसमें 3% जवानों को मेडल मिलते हैं और 97% अफसरों को मेडल मिलते हैं। मतलब रेशो क्या है? 3% अधिकारी, 97% जवान, और मेडल 97% अधिकारी, 3% जवान। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि हर अधिकारी को आपके पास मेडल है कोई ना कोई वीरता का, हर अधिकारी के पास मेडल है वीरता का, तो इसका मतलब बहुत वीर हैं जवान, हज़ारों की तादाद में मर रहे, उनको किसी को नहीं मिला, 5 को मिला, 10 को मिला, 12 को मिला, वो 100-100, 150-150 को मिल रहे हैं। कहाँ से भाई? क्यों? ऐसा किस लिए है? क्या जवानों में वीरता नहीं है? क्या जवानों में वीरता नहीं है? वो वीर नहीं है जवान? इसका मतलब हमारे जवान जो हैं वो कायर हैं, कमज़ोर हैं, किसी काम के नहीं है, अधिकारी हैं जो जाके लड़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। सरकार को चाहिए ना कि जवानों को निकाल के बाहर फेंको यार, सिर्फ अधिकारी भर्ती करो। जब मेडल पाने, वो जब वीरता के मेडल उन्हीं को मिलने हैं, तो वहाँ पे जवानों की क्या ज़रूरत है? आपको क्यों चाहिए जवान? वो तो कायर हैं, कमज़ोर हैं, वीर नहीं है, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। जबकि सबसे आगे जाके लड़ता कौन है? जवान लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा पसीना कौन बहाता है? वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जो पीस के अंदर ज़्यादा, शांति के समय ज़्यादा पसीना बहाता है, उसी का कम खून बहता है लड़ाई में। हमारे जवान दिन रात ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ जाके उग्रवादियों की बैंड बजाते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन मेडल नहीं मिलते हैं।
उनके साथ जो अधिकारी होगा जिसको खरोंच तक नहीं आई होगी, जो वहाँ से 50 मीटर दूर होगा, उसको मेडल मिल जाएगा। क्यों भाई? हमने सेना से ये पूछा कि ये जो आपने हमको फिगर देंगे कि इतने अधिकारी मरे हैं, हमारे पास फिगर है ना, मैंने आपको बताया जवानों का, उन सब का, तो इसमें से कितनों को मेडल मिला है वीरता का? हमें नहीं दिया गया वो नंबर। हमने केंद्र आईटीआई में पूछा। हाँ जी, हमने आरटीआई से पूछा। एक मेडल आते हैं, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखा होगा, जनरलों को मिलते हैं वो, AVSM, PVSM, VSM, इस तरीके के। AVSM और PVSM के बारे में हमने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है कि ये मेडल सिर्फ अफसरों को ही दिए जाएंगे, जवानों के लिए नहीं है? हमारे पास क्लियर आंसर नहीं आया उसका, क्योंकि आज तक किसी को दिया ही नहीं। अरे भाई, जो मर रहा है, जो घायल हो रहा है, इसका मतलब ये तो यही साबित करना चाहते हैं ना कि वो जवान बेवकूफ़ था, और जिस अधिकारी को खरोंच नहीं आई, जो उनके पीछे खड़ा हुआ था, खरोंच तक नहीं आई, वो वीर हो गया। अरे यार, हद है। जवानों को तुम बिल्कुल भी दे ही नहीं रहे हो कोई सम्मान। क्या हम, इसलिए मैंने पूछा, क्या हम दूसरे देश से आए हैं? हमें किराए भाड़े के ऊपर लाके यहाँ पे रखा गया है? नहीं ना, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ लिखे हैं, इसी धरती का हमने खाया है, हमने किसी और धरती का नहीं खाया उपजा हुआ। ऐसा क्यों इतना भेदभाव क्यों हमारे साथ, हमारे जवानों के साथ? गुस्सा आता है मुझे इस बात पे। और एक बात और बता दूं आपके दर्शकों को कि मैं यहाँ पर संस्था से ज़रूर जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपनी लड़ाई लड़ने आता हूँ। मैं भी एक जवान रहा हूँ, मैं जवानों की लड़ाई लड़ने आता हूँ, जवानों को नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ने आता हूँ। किसी के ऊपर, जितने वहाँ बैठे हैं मेरे सेक्रेटरी, ये वो जितने पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर, ये जो सामने आके बैठे हैं, किसी के ऊपर एहसान नहीं है। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, आगे आइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, दूसरे नेताओं की तरफ देखना बंद कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, जैसे सर ने उठाया कि आज हमारे समाज में समानता का अधिकार नहीं है, वो सेना में भी नहीं है। एक ही जगह पर काम करने वाला जवान और एक ही जगह पर काम करने वाला अफसर के बीच में इतना बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटने की ज़रूरत है। जैसे समाज में अमीर और गरीब के बीच की इतनी बड़ी खाई है जिसको पाटने की ज़रूरत है, जो लगातार चौड़ी होती जा रही है। कुछ इसी तरीके का सेना में भी ये चल रहा है। ये भी सवाल उठता है कि जब एक ही जगह पर एक ही काम करने वाला व्यक्ति काम करता है तो उनको उनके पेंशन में इतना बड़ा अंतर, उनके विधवाओं के बीच में इतना बड़ा अंतर, उनको एक तरह की सुविधाएं और दूसरे को दूसरे तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मेडल जिसका वजन एक होता है, जिसका सम्मान एक होता है, लेकिन उसको मिलने में भी बहुत बड़ा अंतर है। जैसा सर ने उठाया, ये दिखाता है कि अगर इस तरह का भेदभाव सेना में होगा तो कोई जवान देश के लिए आहुति देने से भी कई बार सोचेगा। इस तरह के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आज जो समाज में चल रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पदवी के नाम पर, और एक ही जगह पर दो लोग काम करते हैं, एक का 40,000 सैलरी है और दूसरे का 1 लाख से ज़्यादा है। इस तरह का जो वेतन के अंदर भी मतभेद है, भेदभाव है, उसको कैसे दूर करें, यानी ये भेदभाव के समाज को कैसे बदला जाए, इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए जो अंग्रेजी ज़माने से चलता आ रहा है, ये भेदभाव का सिस्टम, उसको कैसे बदला जाए, कैसा ऐसा वैकल्पिक समाज बनाया जाए जहाँ किसी भी सूरत में भेदभाव संभव ना हो, जहाँ इंसान एक इंसान बतौलत उसकी सारे अधिकार हों, एक श्रमिक बदौलत। और ये सेना के साथ ही नहीं, देश के तमाम लोगों को उनका अधिकार सुनिश्चित हो, वो जन्मसिद्ध अधिकार हो। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।